सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश के पूर्वी बुक के यूनिट 5 को, जिसमें चैप्टर है फेदर्ड फ्रेंड। फेदर्ड मतलब होता है जिसके पर होते हैं, बट यहाँ पर फेदर्ड से डिनोट किया गया है ऐसे फ्रेंड्स को जो उड़ रहे हों। यानी ये पूरी कहानी है स्पेस की, जिसके अंदर लोग जो रहते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। इसमें बताया हुआ है चैप्टर के स्टार्टिंग में कि मेरी जानकारी के हिसाब से कभी कोई ऐसा रेगुलेशन यानी नियम कानून नहीं बना है जिसमें कहा गया हो कि इस स्पेस स्टेशन में पेट्स यानी पालतू जानवर को ले जाना मना हो। लेकिन मान लो कि ऐसा कोई नियम होता भी जिसमें कहा गया होता कि पालतू जानवर को इस स्पेस स्टेशन में ले जाना मना है, तो राइटर कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि स्वेन ओल्सन वह इस नियम को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता। यहाँ पे बताया गया है स्वेन के बारे में कि वह बहुत ही दुबला पतला लेकिन बहुत मजबूत और छोटा आदमी है, यानी हाइट से छोटा। वो ज़्यादातर पहले के स्पेसर्स की तरह यानी स्पेस में गए लोगों की तरह यानी बहुत दुबला पतला दिखता है। उसका वेट बहुत ही कम है और इस वजह से उसको 150 पाउंड बोनस मिल गया। यानी कि ऐसा नियम है कि जो भी स्पेस में जाने वाले होते हैं उनका अगर वेट बहुत कम है तो उन्हें कुछ फ़ायदा मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो फ़ायदा मिलता है उन दुबले लोगों को, यह फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग डाइट करते हैं ताकि वो दुबले हो जाएं जिन्हें स्पेस में जाना है और उन्हें कुछ फ़ायदा मिल जाए, यानी कुछ बोनस मिल जाए जिससे वो सिलेक्ट हो जाए स्पेस में जाने वाले लोगों में। लेकिन राइटर कहते हैं कि अगर थोड़ा भी उसका शरीर अलग होता, यानी चाहे थोड़ा उसका हाइट ज़्यादा या वेट ज़्यादा होता, तो शायद उसका बहुत ही कम चांस था कि वो चुना जाता स्पेस में जाने के लिए। लेकिन राइटर बताते हैं कि स्वेन हमारे बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन यानी जो निर्माण करने वाले लोग होते हैं, जैसे स्पेस में कहीं पे भी जॉब पड़ता है तो उनमें से एक है जो बहुत ही ट्रिकी यानी मुश्किल काम करने में स्पेशलाइज्ड है, यानी हुनर रखता है। और जो कि यह कंस्ट्रक्शन का आदमी था, इसलिए इसका काम था अलग अलग असॉर्टेड गिर्डर्स यानी लोहे के बीम या पार्ट्स आप कह सकते हो, उनको इकट्ठा करना जब वो फ्री फॉल यानी ग्रेविटी के बिना इधर उधर घूम रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। तो स्पेस में जान रहे हो ग्रेविटी नहीं है और इस वजह से वहाँ पर सभी चीज़ें इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। तो सारे पार्ट्स को जो भी उसको चाहिए उनको इकट्ठा करता और एकदम स्लो मोशन में, यानी कि धीरे 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 सारे पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करके उनसे जो भी उसको बनाना होता कोई पैटर्न वगैरह उसको बहुत ध्यान से वो बनाता, उन्हें डोप टेल्ड यानी परफेक्टली फिक्स करता और फिर लास्ट में फ्यूज़ कर देता है यानी जोड़ देता है। जब उसका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो जोड़ कर रख देता। आगे बताया गया है कि स्पेस सूट उन गाब्स मतलब होता है क्लॉथ में से है जो बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं होता है काम करने के लिए, क्योंकि स्पेस सूट आप देखते हो पहले ही बहुत हैवी दिखता है। उसमें पहन करके कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करना, उसको बनाना बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए कोई स्किल्ड आदमी ही कोई चीज़ काम कर पाएगा स्पेस सूट को पहन करके। लेकिन स्वेन के टीम के पास अर्थ पर स्काई स्क्रैपर बनाने वाली कंस्ट्रक्शन टीम के मुकाबले एक बड़ा एडवांटेज था। स्काई स्क्रैपर मतलब कि जो बड़े बड़े इमारतें होती है उनको बनाने वाली जो कंस्ट्रक्शन टीम होती है जो अर्थ पे, उनके मुकाबले उनको फ़ायदा ये था कि वो अपने काम से थोड़ा सा पीछे हट करके स्वेन को आराम से काम करते हुए देख सकते, उसको एडमायर यानी सराहना कर सकते और बिना डर के कि ग्रेविटी जो भी है उन्हें अचानक से अलग कर देगी। यानी हो सकता है ना कि जैसे डर होता है, जैसे स्काई स्क्रैपर में जो भी लोग होते हैं उन्हें डर होता है कि ग्रेविटी जो है उसका इधर उधर हुआ तो गिर सकते हैं, खतरा रहता है। बट यहाँ पर उनको ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और देखते इसे काम को और उसकी तारीफ भी करते। तो ये तो हमने जान लिया कि स्वेन में कितना हुनर था। बट आगे राइटर बोलते हैं कि मुझसे यह मत पूछना कि स्वेन को पेट रखना क्यों पसंद था, यानी उसने उसी पेट को क्यों चुना। दरअसल हुआ ये कि स्वेन जो है अंतरिक्ष में एक पेट लेकर के आया हुआ था। ये उसका जो चुनाव था बहुत ही अच्छा सिलेक्शन था, यानी समझदारी भरा था। उसने सही सोच समझ के जो है इस पेट को चुना, क्योंकि क्लैरिबल यानी इस पेट का नाम है क्लैरिबल, उसका वेट कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत हल्की थी। उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स यानी खाने की जरूरत बहुत कम थी और बाकी जो जानवर है जो कि ग्रेविटी के एब्सेंस में तंग होने लग जाते हैं या बेचैन हो जाते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी ग्रेविटी के एब्सेंस में। अब यहाँ पर क्लैरिबल कौन है वो बताया हुआ है, वह है एक बर्ड जो कि बहुत ही सुरीला गाती है। लेकिन राइटर को ये नहीं पता था। राइटर बोलते हैं कि मुझे सबसे पहली बार तो क्लैरिबल के बारे में तब पता चला जब मैं स्पेस स्टेशन पे था और वहाँ पर एक छोटे से कमरे में बैठा था जिसको क्यूबी होल कहा गया, यानी बहुत छोटा सा कमरा, एक मजाक के सेंस में कहा गया है। और वो अपने टेक्निकल स्टोर यानी जो भी मशीन टूल्स है वो उसके सामान को चेक कर रहे थे कि आखिर पहले कौन सा सामान ख़त्म होने वाला है, यानी सभी चीज़ को चेकलिस्ट बना करके देख रहे थे। तभी अचानक से उनके पास एक बहुत ही सुरीली सीटी की आवाज़ यानी विसल की आवाज़ सुनाई दी। उनको पहले ऐसा लगा कि इंटरकॉम से अनाउंसमेंट यानी जो सिस्टम है जहाँ से अनाउंसमेंट उन्हें सुनाई देता है उनसे कोई मैसेज आने वाला होगा। तो वह अनाउंसमेंट का वेट करने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आता है। उसकी जगह पर एक लंबी और काफ़ी इन्वॉल्व पैटर्न ऑफ मेलोडी यानी बहुत ही एक अलग सुरीली आवाज़ यानी सुरीली धुन उन्हें सुनाई देती है। वो इतना ज़ोर से चौंक जाते हैं उसको सुन करके कि उन्हें
ये याद ही नहीं रहता है कि उनके सर के पीछे ही एक एंगल बीम था, यानी लोहे का कोना था, और उनका सिर उस पर टकरा जाता है। अब सिर टकराता है तो उनके आँख के सामने तारे दिखने लग जाते हैं, जो कि वो कहते हैं। और जैसे ही वो थोड़े से होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि क्लैरिबल की सबसे पहली झलक को। वह एक छोटी सी पीली कैनरी यानी चिड़िया थी, जो हवा में बिल्कुल मोशनलेस, मतलब बिना हिले लटकी हुई थी, जैसे कि हमिंग बर्ड, एक छोटी सी तेज उड़ने वाली चिड़िया की तरह। अब हमिंग बर्ड का आप जानते हो कि वह हवा में ऐसे ऐसे धरती पे देखते हो तो वो एक जगह पे ऐसे स्टिल रह सकती है हवा में, जैसे मानो कि वहाँ पे स्टेबल है वो। अब वही कहा गया कि ये भी बिल्कुल हवा में स्टिल दिख रही थी। वो उसके जो पंख थे वो फोल्डेड थे, यानी वो बिल्कुल अपना पंख नहीं फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि ग्रेविटी था नहीं, तो वहाँ पे आराम से वो बिना पंख फड़फड़ाए भी इधर उधर घूम सकती थी, मतलब तैर सकती थी मानो एक तरीके से, क्योंकि फ्लोट ही तो वो कर रही थी वहाँ पे। अब ये दोनों एक दूसरे को 1-2 मिनट तक देखते हैं। फिर इससे पहले कि वो पूरी तरह से रिकवर हो पाते, जो कि उनके सिर पे चोट लगा था तो होश में आ पाते, वह बर्ड बैकवर्ड लूप यानी उल्टा घूमता हुआ चक्कर लगाती है, ऐसे गोल मानो लूप में घूमती है और पीछे मुड़ जाती है, जिसे देख करके ये कहते हैं कि मुझे इतना तो यकीन है कि धरती पर रहने वाले कोई भी बर्ड, जो ये कैनरी है, ये जो पीली बर्ड है, ये ऐसा नहीं कर पाती, जिसको ये अर्थ बाउंड कहते हैं। जो कि ये यहाँ पर स्पेस में है तो यहाँ पर यह सीख गई है कि कैसे बिना ग्रेविटी के रहना है, यानी आराम से ये बिना ग्रेविटी के रहती है और बिना ये कोई मेहनत किए आराम से उड़ रही थी, यानी ये पूरा समझ गई थी कि हाँ ग्रेविटी के बिना कैसे उसको रहना है और एकदम आराम से रह रही थी। अब सबको जब ये पता चल जाता है तो वो पूछते हैं स्वेन से, तो वो कई दिन तक कन्फेस नहीं करता है कि उस क्लैरिबल उसकी पेट है, यानी बहुत दिन तक कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन बाद में वो बता देता है। लेकिन अब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि क्लैरिबल अब सबकी प्यारी चिड़िया बन चुकी थी, सब कोई उसको प्यार करता था। स्वेन बताता है कि अर्थ से आने वाली जो लास्ट फेरी यानी स्पेस ट्रांसपोर्ट या शटल जिसे कहो वो थी, उसमें वो स्मगल करके यानी छुपा करके लाया था जब वो अपनी छुट्टी से वापस यहाँ पर आया था। उसका कहना था कि यह उसकी थोड़ी सी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, यानी कि सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा थी कि वो जानना चाहा था, वो देखना चाहा था कि एक चिड़िया तब कैसे काम करेगी जब उसका वेट यानी वजन ना हो, यानी स्पेस में जाते हुए किसी का ये वजन कुछ फील नहीं आता, इसलिए कहता है वो, यानी वो जानना चाहता है कि जब उसको वजन फील अपना नहीं आता है बट स्टिल वो अपने विंग्स को अगर वो हिला पाती है तो क्या होगा, मतलब बस एक क्यूरियोसिटी के लिए वो बोलता है। अब कैरिबल को सब कोई बहुत अच्छे से पालता पोसता है, वो मोटी भी हो गई थी, और जब कभी कभी भी कोई वीआईपी अगर आने वाला होता वहाँ पे इस स्पेस स्टेशन पर तो वो उससे ईजिली छुपा देते। उन्हें छुपाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी, ऊपर से स्पेस स्टेशन में बहुत सारे हाइडिंग प्लेस थे जिनको गिना भी नहीं जा सकता है, तो वो कहीं पर भी छुपा देते। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि जब कैरिबल परेशान होती थी तो वो काफ़ी नॉइजी यानी शोर मचाने लग जाती थी। तब इन लोगों को कोई ना कोई बहाना सोचना पड़ता था, क्योंकि जो भी आदमी आया है वो सुनता कि अरे ये कैसी आवाज़ आ रही है, मतलब बहुत क्यूरियस हो जाता। तो वो जान लग जाता है कि जैसे ये लोग बताते हैं कि वो लोग कभी कभी बर्ड को वेंटिलेटिंग स्टाफ्स यानी हवा का जो पाइप है या स्टोरेज बल्क हेड्स यानी सामान रखने वाला जो जगह है वहाँ पे बंद करके रखते थे। तो जब वो वहाँ पर से आवाज़ कभी आता तो लोग जो वहाँ पे वीआईपी आता तो सोचते कि यार ये इस जगह से आवाज़ क्यों आ रही है। तो कहते हैं कि कई बार तो वो थोड़ा पकड़े जाने से बचें, यानी वो कोई बहाना मार देते कि आवाज़ इस टाइप की है उस तरह की है, लेकिन स्टिल वो कहते हैं कि भला कोई अगर व्यक्ति आया भी हुआ है वीआईपी है कोई भी जो वहाँ पे स्पेस स्टेशन में आता है तो भला कैसे ही सोचेगा कि स्पेस स्टेशन में कोई चिड़िया भी हो सकती है, यानी कोई भला किसी चिड़िया को क्यों ढूंढेगा, किसी के दिमाग में आइडिया नहीं आया कि यहाँ पे कोई चिड़िया यानी कोई जानवर जो है इस स्पेस स्टेशन में हो भी सकती है। स्पेस में ही बताते हैं कि इन लोगों को 12 आवर वॉच पर रहना था। 12 आवर वॉच यानी 12 घंटे काम करना, अपना देखना, जो भी उन्हें काम मिला है। लेकिन 12 घंटे काम करने के बाद लगता है कि यार 12 घंटे काम किए, फिर खाए पिए फ्रेश हुए, ये सब लेने के बाद तो इनको रेस्ट करने का सोने का समय बहुत कम मिलता होगा। तो ये बोलते हैं कि हाँ ऐसा होता है, बट इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेस में कम समय सोने पर भी आपका नींद अच्छे से क्लियर हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, यानी कोई दिक्कत नहीं आती है। बट स्पेस में क्या प्रॉब्लम आता है कि वहाँ पर दिन और रात में आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। जो कि आप चौबीसों घंटा फ्लोट कर रहे हो स्पेस में, तो वहाँ पे चौबीसों घंटा आपको सनलाइट आती है, और इस वजह से समझ ही नहीं आता ये कब रात हुआ, कब दिन हुआ, क्योंकि 24 घंटे तो आपको ब्राइटनेस दिख रहा है, सनलाइट दिख ही रहा है। तो कहते हैं कि ये भी इनके लिए प्रॉब्लम नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे ये सेटल हो चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं उधर, तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग अपना सोते हैं, जगते हैं, काम करते हैं। अब एक बार ये बताते हैं कि एक दिन ये उठे सो करके, तो मानो उस समय सुबह का 6 बज रहा होगा, ऐसे धरती पर भी सब लोग उठे होंगे। उस समय ये देखते हैं कि इनके सिर में एक नेकिंग हेडेक, यानी कि बहुत लगातार सिर में दर्द हो रहा होता है, और इनका मेमोरी भी थोड़ा-सा वेग लगता है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि सोचने समझने की क्षमता थोड़ा कम लगता है।
इन्हें लगता है कि इनका नींद सही से पूरा नहीं हुआ है। तो ये उस समय अपने बंक स्ट्रैप को हटाते हैं बिस्तर पे से। बंक स्ट्रैप का मतलब हुआ कि जो कि आप जान रहे हो कि स्पेस में जो अपने सैटेलाइट में है तो वहाँ पे सब कुछ फ्लोट कर रहा है। अब जब सब फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट करते हुए कोई कैसे सो सकता है? तो वहाँ पे सोने के लिए क्या होता है कि आपका बिस्तर फिक्स्ड रहता है। जैसे वॉल में आपका फिक्स्ड हुआ, शायद सीधा या फिर ऐसे नीचे सोए की तरफ। अब वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि बिस्तर पर लेट करके एक स्ट्रैप बाँध लेते हैं, ताकि वो इधर-उधर फ्लोट ना करे और आराम से सो सकें। तो उसको वो खोलते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा खोलने में उनको समय लग जाता है, क्योंकि सही से उनका नींद पूरा नहीं हुआ था, सिर में दर्द था इसलिए। अब क्या होता है, जैसे ही वो उठते हैं तो अपने क्रू के पास चले जाते हैं जो कि मेस में थे, यानी जहाँ पे लोग खाना खाते हैं। मेस में सभी लोग ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत ही अजीब-सी वहाँ पे शांति थी और एक सीट भी खाली था। वो सीट था 7 का। ये पूछते हैं कि अरे 7 कहाँ है? तो उस समय उतना परवाह करके नहीं पूछते हैं, तभी एक आदमी बोलता है कि वो क्लैरिबल को ढूँढ रहा है, क्योंकि क्लैरिबल ही उसे हमेशा उठाती थी, बट आज वो उसे नहीं उठाई और वो कहता है कि वो कहीं पर भी उसको नहीं ढूँढ पा रहा है। अब इससे पहले कि ये बोलते कि अरे क्लैरिबल तो मुझे भी डेली उठाती है, उससे पहले वो देखते हैं कि 7 गेट से अंदर आता है। उसके हाथ में जो है, उसने हाथ को मोड़ा हुआ था, उसमें एक टाइनी बंडल ऑफ येलो फेदर्स, जिसको बोला गया है कि वो बर्ड को डिनोट करते हैं, कहा गया है। वो बर्ड थी छोटी-सी, पीले रंग की फेदर की, और उसके जो पंजे थे वो क्लेंच्ड थे, यानी मुड़े हुए थे, ऐसे मानो सिकुड़ गया हो उसका शरीर। अब सब पूछता है, सबको डिप्रेस में आता है कि अरे क्या बात है, ये इसको क्या हो गया? अब उसने 7 बहुत ही ऐसे रोने वाला आवाज़ में बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने उसे खुद अभी देखा तो ये इस तरह से मुझे पाई गई है। तो वो लोग बोलते हैं कि चलो कुक डॉक्टर के पास चलते हैं, जिसका नाम है जॉन डंकन। अब ये कुक डॉक्टर, इनका कुक डॉक्टर डायटीशियन है जो इन्हें खाने का भी लाइक देता है, इनकी केयर करना वहाँ पे। तो उनके पास जाता है, वो देख रहा होता है बर्ड को और सभी लोग एकदम साइलेंस, मतलब एकदम शांति से वो खड़े होते हैं। वो डॉक्टर ट्राई कर रहे होता है बर्ड की हार्ट बीट को सुनने की, यानी कि चिड़िया का जो दिल का धड़कन है उससे। बट वो कुछ भी नहीं सुन पाता, तो अपने सिर को हिलाता है, वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये मर गई है, क्योंकि मैंने कभी नॉर्मली जो बर्ड्स है उनका हार्ट बीट नहीं सुना है। ये पहली बार था कि वो किसी बर्ड का हार्ट बीट सुनने का ट्राई कर रहा था। इसलिए वो बोलता है कि मैं गारंटी नहीं कह सकता हूँ कि मर गई है। तो ये लोग बोलते हैं कि इसको ऑक्सीजन दे करके देखते हैं, यानी जो बर्ड है उसको ऑक्सीजन जो है मास्क उसको लगा के देखते हैं, क्या पता वो उड़ जाए। तो वहाँ पर एक ग्रीन बैंडेड ऑक्सीजन था गेट के पास, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर। तो वो उसको लेकर के आते हैं और बर्ड को सूंघाने की कोशिश करते हैं। अब खुद ही सोचो, इंसान का फेस पे लगाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो बर्ड पे लगा हुआ, तो बर्ड के लिए तो पूरा मानो एक घर जैसा हो गया, एक टेंट की तरह हो गया, जो पूरे उसको बॉडी को ही कवर कर ले रहा था और एकदम ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा था। अब क्या है कि सभी लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं जब देखते हैं कि अरे वो उठ जाती है, रिवाइव हो जाती है, यानी ज़िंदा हो जाती है मानो। और वहाँ पर तभी 7 मास्क को हटाता है और वो कूद करके 7 के फिंगर पे आ जाती है, उस पे बैठ जाती है। फिर कुछ गाना गाती है। बोलते हैं ये लोग कि जो वो गाना गा रही होती है, मानो वो उल्लुओं को ऐसा बोल रही है गा करके कि कम टू द कुक हाउस बॉयज़, यानी उन्हें इशारा कर रही हो कि कुक हाउस के पास बॉयज़ आओ सभी। और एकदम से वापस वो नील डुबो जाती है, यानी वापस से गिर जाती है, बेहोश हो जाती है जैसे पहले थी। उस समय 7 लेमेंटेड, यानी कि ऐसे विलाप करते हुए, रोते हुए बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसे क्या हो गया है। इसने ऐसा तो पहले कभी किया नहीं था। अब क्या है कि उस समय सभी वहाँ पे खड़े थे और इनके दिमाग में भी चल रहा होता है कुछ, इनको कुछ ऐसे टग कर रहा होता है मेमोरी में, लाइक हिट कर रहा था, कुछ इन्हें याद सा आ रहा होता है। ये कहते हैं कि सुबह से मेरा माइंड बहुत ही स्लगिश है, यानी इनएक्टिव है। ऐसा लग रहा है मानो सो के उठने के बाद जो सोने का जो बर्डन होता है ना, वो पूरी तरीके से हटा नहीं है। यानी माइंड अभी सही से एक्टिव नहीं हुआ है। अब वो बोलते हैं कि लगता है कुछ ऑक्सीजन का कुछ करना पड़ेगा, यानी उनको लगता है कि ऑक्सीजन में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सिलेंडर का जो मास्क था, वो लेकर लगाने जाने ही वाले थे, तब तक उनको एकदम से याद आता है, उनके दिमाग में एक्सप्लोड करता है अंडरस्टैंडिंग, समझ में आता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर के। तो वो जाते हैं एकदम से ड्यूटी इंजीनियर के पास, जो कि जिसका नाम है जिम, और उसे कहते हैं कि जिम, यहाँ एयर में कुछ गड़बड़ी है, यानी ऑक्सीजन को लेकर कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि क्लैरिबल भी पास्ड आउट है, वो भी बेहोश हो गई है और इनको भी जो सुबह से बहुत अजीब-सा फीलिंग हो रहा था, हेडेक हो रहा था। तो ये समझ में आता है इनको कि कुछ तो गड़बड़ है ऑक्सीजन लेवल को लेकर के। वो बोलते हैं कि क्लैरिबल जो है वो भी पास्ड आउट है, यानी बेहोश हो गई है, और उनको याद आता है कि धरती पे जो माइनर्स है, यानी जो खुदाई करके धरती के अंदर जाते हैं कोयला या कुछ भी खोदने के लिए, तो बोलते हैं कि वो लोग अपने साथ कैनरीज़, जो कि एक बर्ड है, उसको कैरी करके ले जाते थे, ताकि वो बर्ड अंदर जब माइन में जाती और कहीं पर भी हार्मफुल गैस होता या फिर कहीं ऑक्सीजन लेवल कम हुआ या कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात होती है एयर को लेकर के, तो वो उनको वार्न कर देती थी। वार्न कैसे करती? या तो वो खुद बेहोश होके गिर जाते या फिर वो बहुत आवाज़ साउंड करने लग जाती या वहाँ से भागने लग जाती। तो इसको सुने जिम बोलता है, "अरे नॉनसेंस! ऐसा हो ही नहीं सकता।"
क्योंकि अगर कुछ भी दिक्कत होता एयर को लेकर के तो अलार्म बज पड़ता। लेकिन यहाँ पर तो 2-2 अलार्म है, लाइक एक अगर खराब हुआ भी तो दूसरा बज पड़ेगा। उस समय उसका जो असिस्टेंट था जिम का, जो उसके साथ रहता, वो बोलता है कि अरे! दूसरा जो सर्किट है, वो तो कनेक्ट ही नहीं हुआ है, यानी एक ही सर्किट कनेक्टेड है। अब ये सुनते जो जिम था, वो एकदम से हिल जाता है। वो बिना कुछ बोले वहाँ चल जाता है और ये लोग जो अंदर जो लोग थे ये सब 7 वगैरह, ये लोग क्या है कि आर्ग्यू कर रहे होते, बात कर रहे होते और एक-दूसरे को जो ऑक्सीजन का बोतल है, वो दे रहे होते हैं। ऐसा मानो पाइप ऑफ पीस, यानी सबको एक-एक करके ऑक्सीजन ले रहा होता है। पाइप ऑफ पीस यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो लोग बहुत ही काल्मली उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे, यानी कोई हड़बड़ाया हुआ नहीं था, किसी में डर वगैरह नहीं था। सभी सूझबूझ के साथ, यानी एकदम शांतिपूर्वक थे, एक-दूसरे को पास कर रहे थे, किसी में कोई हड़बड़ी, कोई डर वगैरह नहीं था। 10 मिनट के बाद लगभग जिम आता है, उसके फेस पे एक सिप्पीज़ यानी कि एम्बैरेस एक्सप्रेशन था। अब ये ज़रूरी भी है क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने से बच गई। अगर किसी को नहीं पता चलता कि एयर में कुछ गड़बड़ी है, तो सभी लोग धीरे-धीरे मर जाते। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे कहा गया है कि एक ऐसा एक्सीडेंट था, ऐसा घटना था, जो मतलब सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसा हो भी सकता था। कि पहले तो एयर में खराबी आना, ऊपर से जो 2-2 लगाए हुए हैं बेल्स यानी वार्निंग के, उनमें से एक कनेक्ट नहीं हुआ और जो दूसरा कनेक्टेड है, वो बजा नहीं, यानी वो भी खराब हो गया। किसी को पता भी नहीं चला और जो इंजीनियर है, वो भी ये दिमाग में नहीं रखा हुआ है कि दोनों कनेक्टेड नहीं है, जब तक उसका जो साथ में असिस्टेंट था, उसने ना बताया। अब ऐसा होने का भी एक रीज़न था, वो था ग्रहण लगना। अब ग्रहण आप जानते हैं क्या होता है कि जब सूरज का ऐसे दिन में रोशनी पड़ रहा है और उसी समय चाँद सूरज के सामने आ जाती है, तो सूरज का रोशनी रुक जाता है मानो। यानी वो ढक देती है एक तरह से सूरज को और इस वजह से सूरज की रोशनी धरती पे नहीं पड़ पाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रहण लगना। अब यही ग्रहण की वजह से इन लोग का जो ये दिक्कत आया था, सैटेलाइट में हुआ था। अब ऐसा समझो, आप जान रहे हो सैटेलाइट कहाँ रहता है? तो अर्थ के ऑर्बिट में, यानी अर्थ के जो इर्द-गिर्द है वो चक्कर लगा रहा होता है। अब ऐसा हुआ कि जब ग्रहण लग रहा था, यानी ग्रहण के वक़्त में क्या हुआ कि चाँद है सूरज के सामने आ गया और उस समय जो सैटेलाइट था वो भी चाँद के सामने था। यानी चाँद, सैटेलाइट फिर अर्थ। यानी चाँद ने सूरज का रोशनी रोक दिया, तो सूरज का रोशनी ना ही सैटेलाइट पे पड़ रहा है, ना ही धरती पे पड़ रहा है। सिंपल। और इस वजह से सैटेलाइट के पास कुछ देर के लिए मानो अंधेरा हो गया, एक नाइट सा सोचो सीन आ गया। जो कि हमने अभी देखा था कि नॉर्मली सैटेलाइट पे चौबीसों घंटे सूरज की रोशनी पड़ता है, बट ग्रहण लगने की वजह से और उस समय सैटेलाइट भी चाँद और धरती के बीच में था, तो उस वजह से वहाँ पे अंधेरा हो गया था कुछ देर के लिए। अब ये जब अंधेरा हुआ ना, तो उस समय टेम्परेचर थोड़ा-सा गिर जाता है, यानी ठंडी बढ़ जाती है। ठंड की वजह से उनका जो एयर प्यूरीफायर था, वो फ्रोज़ कर गया, यानी जम ही गया पूरा। जैसे ही वो जमा, तो उनके पास सिर्फ़ एक ही अलार्म था, क्योंकि दूसरा तो कनेक्ट हुआ नहीं था। तो वो जो अलार्म था, वो भी फ़ेल हो गया, यानी वो बजा ही नहीं। और जैसे अलार्म नहीं बजा, दूसरा अलार्म अभी कनेक्ट हुआ नहीं था, तो दूसरा भी नहीं बजा मानो। और इस वजह से इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चला कि यार ऑक्सीजन प्यूरीफायर में कोई दिक्कत आ गया, ऑक्सीजन सही से प्यूरीफाई नहीं हो पा रही है। तो इससे हुआ ये कि वो ऑक्सीजन जो खराब थी, वो सर्कुलेट हो रहे थे और इस वजह से इनके दिमाग जो है, उसमें सिर में दर्द वगैरह ये सब हो रहा था। तो वही ये कहते हैं आगे कि जहाँ पर इतना ये जो टेक्निकल चीज़ इन्होंने लगाया हुआ है, ऑक्सीजन प्यूरीफायर वगैरह इतने सारे आप देख रहे हो इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जो कि करोड़ों रुपए के होते हैं, यानी मिलियन डॉलर्स के जो होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि हाफ अ मिलियन डॉलर का जो केमिकल या साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंजीनियर्स हैं, यानी वो जो इंजीनियर की टीम थी, उनकी भी एक तरह से लापरवाही थी कि उन्होंने दूसरा कनेक्ट नहीं किया था, इस वजह से इन्हें पता ही नहीं चला कि कुछ दिक्कत भी है। तो ये दोनों ही डाउन हो गए थे। डाउन मतलब कि ये दोनों ही मानो एकदम से आशा से खत्म थे। ये दोनों जहाँ पर काम नहीं आए, वहाँ पर क्लैरिबल ने जो है इन लोगों की जान बचाई, क्योंकि क्लैरिबल वहाँ पे मौजूद थी और जैसे ऑक्सीजन प्यूरीफायर खराब हो गया था, तो ऑक्सीजन सही से नहीं आ रहा था, तो क्लैरिबल जो है, जो बर्ड जो है, वो बेहोश हो जा रहे थे, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन सही नहीं मिल रहा था और इस वजह से उन लोगों को अंदाज़ा लगा कि अरे यार, ऑक्सीजन में कुछ दिक्कत है, यानी एयर प्यूरीफायर में कुछ दिक्कत है। अब ये आगे बोलते हैं कि इसके बाद ये बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ा घटना, जो कि हो सकता था कि ये सभी लोग मर जाते धीरे-धीरे, वो घटना होने से बच गया। अब ये समझो कि ये आगे बताते हैं कि जो वीआईपीज़ आते थे बीच-बीच में इनके पास, ये ऐसा बता रहे हैं कि जो वीआईपीज़ जो है, जब उन्हें फिर वापस से बर्ड का आवाज़ ऐसे आता, तो वो समझ नहीं पाते कि आवाज़ आ कहाँ से रहा है। तो उस समय ये लोग अब उतना जो मतलब ये जो मेंबर्स थे, ये उतना टेंशन नहीं लेते, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अच्छा, मतलब क्लैरिबल साउंड कर रही है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन लेवल सब सही है, कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं है। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि अब ये अलार्म नहीं होते, यानी ऐसा सोचते नहीं है कि अरे यार, बर्ड का आवाज़ आ रहा है तो कहीं जो वीआईपी है वो जान जाएगा, तो
तो वो अब इस चीज़ को लेकर नहीं डर रहे होते हैं, बल्कि वो अब संतुष्ट रहते हैं कि अच्छा आवाज़ वो कर रही है, इसका मतलब कि ये लोग सेफ गार्डेड है, यानी कि इन्हें दोनों तरह की सुरक्षा है। पहला ये कि इनके पास जो टेक्निकल टीम है वो तो सही से चेकअप कर ही रही है, साथ में ये जो बर्ड है ये ऊपर से ज़िंदा है, इसका आवाज़ आ रहा है, ये मतलब ऐसे शांत नहीं हुई है। इस वजह से इन लोगों को फ़ायदा है कि इन्हें पता चल रहा है कि चलो ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब कुछ ठीक है। यानी इनको एक अलग से सेफ्टी मिल रही है बिना किसी एक्सपेंस के। तो ये था पूरा इस कहानी में। देखा जाए तो कहानी बड़ा नहीं था, कहीं-कहीं पे कुछ ऐसे लाइन्स थे जिसको समझाने में टाइम लग गया, जैसे कि यहाँ पे जो ग्रहण का था और कुछ नहीं, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें भी नहीं बताई गई हैं, बल्कि इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा ये स्टोरी। ये चीज़ समझ लेना कि अभी भी इन लोगों ने जो क्लैरिबल बर्ड है उसको ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं किया है, छुपा के ही रखा है। जब भी कोई वीआईपी वगैरह आता है, यानी जो दूसरा लोग आता, जो उनके क्रू का नहीं होता, उससे अभी भी ये छुपा के रखते हैं। भले ही दूसरा लोग आके सुनता कि अरे बर्ड की आवाज़ कहाँ से आती है, उन्हें समझ नहीं आता, बट फिर भी ये लोग अभी इसको ऐसे छुपा के ही रख रहे थे बर्ड को। तो ये था पूरा इस कहानी में। इसमें ऐसा कोई मोरल वगैरह नहीं है, क्योंकि ये अलग ही साइंटिफिक फैक्ट बताया गया है। जैसे मान लो क्लैरिबल या बर्ड के बारे में, जिसको माइनिंग के दौरान लोग ले करके जाते थे माइन करने जहाँ पर भी, ताकि उन्हें पता चल सके कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन को लेकर के, या कोई ऐसा गैस नहीं है जो हार्मफुल हो। तो ये एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा नॉलेज वाला ही था ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद लास्ट चैप्टर